Good morning, students. Now we again resume with our class that we left previously. कल मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रॉपर्टी को हम लोग सेल आउट करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को जब हम सेल आउट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं। उन स्पेसिफाइड डिटेल्स को आपको अब ये समझना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। अभी जो हम बना रहे हैं ये सारे ही हैं फॉर सेल। किसके लिए? बेचने के लिए। अब बेचने में आप गाड़ी बेचोगे, गुड्स यानी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी बेच सकते हो, वो बेचेंगे। एंड लास्ट इज प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है ये पहले आपने देख लिया। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी में हो सकता है, देखिए प्रॉपर्टी में आप क्या बेचेंगे। पहले आप बेच सकते हैं प्लॉट, आप बेच सकते हैं फ्लैट, आप बेच सकते हैं लैंड, आप बेच सकते हैं हाउस, आप बेच सकते हैं गोडाउन, कुछ भी, यानी ऐसी चीज़ जो प्रॉपर्टी में कहलाती है, ठीक है, एसेट्स में कहलाती है। तो अब इसको बेचने के लिए हमको कल भी मैंने बता दिया था, आज और वापस बता देता हूँ मैं कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्पेसिफिक डिटेल्स, जो सटीक जानकारी, विशिष्ट। उसमें आज एरिया, साइज, फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स ये हो जाता है। देन कम्स लोकेशन, उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग, क्या फिटिंग है उसके अंदर, नेम ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, प्राइस ऑफर्ड, कितनी कीमत चाहिए आपको, और इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, नेम एंड वो जो बोलता है वो। अब इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई है, यू possess an acre of land in the heart of city. You want to dispose या बेचना जिसको बोलते हैं, डिस्पोज या sell this property. Write an advertisement for local newspaper. You are Krishna लिविंग इन दिल्ली। आप कौन हो? कृष्णा हो, दिल्ली में रिन्यूअल है। अब इससे आपको क्वेश्चन ने क्या बता दिया कि अब आपको क्या क्या काम की चीज़ें, पहले आपको ये देखना है। आपके पास 1 एकड़ भूमि है। कहाँ है? इन द हार्ट ऑफ सिटी, शहर के बिल्कुल मध्य में। आपको क्या करना है? सेल करना है। तो आपको उसको एडवर्टीजमेंट बनाना है। और आप कौन हो? कृष्णा लिविंग इन दिल्ली। अब क्वेश्चन में से आपके ये पार्ट जो है वो काम के हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू ड्राफ्टिंग। अब इसको हम ड्राफ्ट करते हैं। तो ड्राफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या आएगा ऊपर हेडिंग, बता दीजिए, फॉर सेल। ठीक, अब क्या बेचना है वही से देखिए, एन एकड़ ऑफ लैंड। कहाँ पर है बता दीजिए? इन द हार्ट ऑफ सिटी। ठीक है साहब। फिर अब आप उसकी लोकेशन बताइए। तो ये क्या बताएंगे? विथ रोड 2 साइड्स, यानी उस जमीन के दोनों तरफ रोड है ना। इजी ट्रांसपोर्टेशन, आप सुगमता से वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, आप कब पहुँच सकते हो? 24 आवर्स, कभी भी पहुँच सकते हो। अब आके एडजेसेंट या नियर,
मार्केट के बिल्कुल पास में है। एंड देखिए ये सब लिखने का तरीके है। पुलिस स्टेशन के भी पास आप उसको बता सकते हो। अब वही वाला प्राइस याद है आपको, निगोशिएबल, बार बार मैं बोलता रहूँगा इस वर्ड को, प्राइस निगोशिएबल, यानी कि पैसा जो है वो हम चर्चा कर सकते हैं। इन ईयर को मैं हटा देता हूँ आप पे, ठीक है। फिर इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट कृष्णा, मोती नगर, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये आपका ड्राफ्ट हो गया, आ गया समझ में। तो अब ये कितना इजी था, ये हमको ये देखना है कि ऐसा कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। अब आपको इसी की जगह पे आपको एक फ्लैट बेचना है, तो अब आप क्या करोगे, उसको चेंज कैसे करोगे। अब फ्लैट बेचना है, ठीक है। 2 BHK फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के मध्य में, ठीक है। या इसको नहीं लिखना हो तो आप इसको 2 BHK फ्लैट इन आउटर पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है। ये हो गया, शहर के बाहर फ्लैट है आपका, विथ रोड, ठीक है, विथ रोड 2 साइड्स, या आप चाहो तो विथ रोड 2 साइड्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा इजी ट्रांसपोर्टेशन 24 आवर्स, एडजेसेंट टू मार्केट, पुलिस स्टेशन, प्राइस निगोशिएबल, बाकी सब वही रहेगा। अब आप इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो, तो आपको इजी ट्रांसपोर्टेशन हटाना था, हटा दीजिए। अब आपको इजी उसमें लिख लीजिए, है ना, 24 आवर्स वाटर, पार्किंग, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड, ये सब हो जाता है आपको, ठीक है। आउट पार्ट ऑफ सिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, शहर के दूर प्रदूषण से। अब ये आपका घर बेच दिया आपने। अब आपको पुराना घर बेचना है आपको, तो पुराना घर बेचना है, पुराना घर को बना दीजिए। ये देखिए मैं बना देता हूँ अभी। A 3 स्टोरीड हाउस, 3 मंजिला घर, ठीक है, ऑन मेन रोड, इन मार्केट, हो गया ये। फिर बस उसके बाद में आपको फैसिलिटी लिखनी है, विथ वाटर एंड पार्किंग फैसिलिटी, प्राइस निगोशिएबल। यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाइए आप। जरूरी नहीं कि उसको लंबा चौड़ा ही बनाना हो, आपकी बात अगर कम शब्दों में ख़त्म हो सकती है तो कम शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फॉर सेल, है ना। तो सेल में हमने क्या क्या पढ़ा, ये वापस देख लीजिए। सेल में हमने पढ़ा है व्हीकल, ठीक है, गुड्स और प्रॉपर्टी। अब आप इसको परचेज कर दो तो ऊपर केवल टाइटल चेंज करना है और आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए वो लिखना है। ये मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तब तक जो आज बताए हैं इसको आप रिवाइज करें, ओके। और कोई भी डाउट्स अगर हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें ग्रुप में, ग्रुप खुला हुआ ही है, किसी भी प्रकार से आप चेक भी करवा सकते हैं, ओके। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो चैप्टर 10 है उसकी वीडियो सीरीज़ में हम जो डिस्कस करेंगे
हेलो एरिन्स के CH बॉन्ड नेचर। जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन्स में क्या हो जाता, पोलर हो जाता है कंपाउंड, क्या हो जाता है, हेलोजन की विद्युत ऋणता के कारण क्या हो जाता, मैंने बताया था हेलोजन पर क्या आ जाता है, आंशिक ऋण आवेश यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही +R और बेंजीन रिंग के -I इफेक्ट के कारण जो होता है कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कार्बन हेलोजन बॉन्ड पूछे तो आप क्या लिखेंगे, +R और बेंजीन के -I इफेक्ट के कारण यानी फेनिल ग्रुप के -I इफेक्ट के कारण कार्बन, ये कार्बन और ये हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है, और वो अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब अगर अकेला Cl बॉन्ड देखें और एक यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये भी C है और ये भी Cl, ठीक है ना। जो कार्बन और अकेला सिंगल बॉन्ड के बीच में जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम, 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो ये लंबाई यहाँ पर कम हो गई। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कार्बन जो क्लोरोबेंजीन है उसमें क्या होता है, द्विबंध की पुष्टि क्यों, कैसे होती है, या इस जो बॉन्ड लंबाई है वो कम हो गई है, वो क्यों हुई है। तो ये द्विबंध की पुष्टि कैसे हो रही है, द्विबंध का पता हमको कैसे लग रहा है कि कार्बन और हेलोजन में हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो बेंजीन के साथ क्या करता है, अनुनाद करता है, जिससे क्लोरीन ये +R इफेक्ट के कारण ये वाला जो लोन पेयर कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे Cl पर क्या आ जाता है, प्लस, और इस कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध। तो हेलोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन में कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी है, 160 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन और Cl सिंगल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या सिद्ध करती है, क्या आपको प्रूव करती है, ये प्रूव करती है कि जो हेलोबेंजीन है उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो CX बंध का नेचर आपको समझाना है तो आप इजीली समझा सकते हैं। हेलो एल्केन्स का हम पढ़ चुके हैं, और अगर हेलो एलिन्स में जो आए एरिन्स में कि CX बंध का नेचर आप समझाइए तो आपको लिखना +R या फेनिल ग्रुप के -I इफेक्ट के कारण कार्बन और हेलोजन यानी क्लोरीन के बीच में क्या आ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख सकते हो, आपको तो हेलोजन ही लिखना है वहाँ पे। तो हेलोजन के बीच में क्या आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध आ जाता है। इसी कारण अब एक क्वेश्चंस बनता है कि ये जो क्लोरोबेंजीन है वो वाइनिल क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया अपना, ठीक है ना। CX बंध की प्रकृति समझानी है, नेचर समझाना है, तो आप इजीली समझा सकते हैं, ये अनुनाद के कारण। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, ब्रोमोबेंजीन का बनाओ या आयोडोबेंजीन का। यहाँ पे आपको केवल क्या करना है, Cl की जगह Br की जगह I या F करना है, केवल हेलोजन चेंज करने, बाकी के सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो आप CX बॉन्ड नेचर समझा सकते हैं। ये कैसे आया ये हमने सब पहले भी डिस्कस किया है। तो ये CX बंध यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध के आंशिक गुण आ जाते हैं। दूसरा, अब इसमें कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्लोरोबेंजीन या वाइनिल क्लोराइड, ये देखिए आप, ये वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल मतलब होता है, इधर देखिए बोर्ड पे सभी बच्चे आप लोग इसको बोलते हैं वाइनिल या एथिलीन। दो डबल जब भी
दो कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड होता है एक, तो हम वाइनिल शब्द का यूज़ करते हैं। इस पर देखिए आप, यहाँ पे कितने, इस पे हेलोजन 6। अगर मैं इसको हटा के लिखूँ तो आप देख सकते हैं ये देखिए आप, ये वाइनिल क्लोराइड, यानी कि 1 क्लोरोएथीन। 1 क्लोरोएथीन से क्लोरोबेंजीन मोर स्टेबल है, वाई? तो अब देखिए आप, कार्बन और हेलोजन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये क्या होता है, ये लोन पेयर कहाँ हो जाता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जिससे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, वाइनिल क्लोराइड का। वाइनिल क्लोराइड के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि क्लोरोबेंजीन के कितने बने, 5। तो वाइनिल क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, वाई? क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। तो इसमें कितने बनते हैं, 5। इसमें कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली वाइनिल क्लोराइड के। तो एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन मोर स्टेबल देन वाइनिल क्लोराइड, या तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, दोनों की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने अनुनाद स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5, जबकि इसमें कितने बनते हैं, 2। इसी कारण ये क्या है, दोनों में रेजोनेंस स्टेबल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वाइनिल क्लोराइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, तो भी आप दे सकते हैं। क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो भी आप दे सकते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है। अब है इनके जो होते हैं कि एग्जाम्पल हैं कि जब हम एग्ज़ाम में नाभिक्स ने एक क्वेश्चन आता है कि आपने हेलो एल्केन्स जो पढ़ी हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस क्या देते हैं, इजीली देते हैं। जो हेलो एल्केन्स हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन इजीली देते हैं, जबकि ये नहीं देते हैं, वाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है बोर्ड में। ये देखिए, सबसे पहले इधर देखिए, ये है क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन आप ले लीजिए, ठीक है। और ये मैंने लिया RX, यानी कि कोई भी हेलोबेंजीन। चलो मैंने ये ले लिया क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड। अब आपने जब पिछले हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन इजीली देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि फर्स्ट रीज़न क्या है, हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है वो इसमें क्या है, sp2 संकृत है, जबकि हेलो एल्केन में जो हैलोजन से कार्बन जुड़ता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिड। फर्स्ट रीजन, ठीक है ना। तो sp2 है, sp2 एक s और दो p ऑर्बिट आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड बनाते हैं। और sp3 s एक s और 3 p, यानी कि इसमें s जो होता है कैरेक्टर ज़्यादा है, s लक्षण ज़्यादा है। s कक्षक क्या होते हैं, इसमें s कक्षक 1 है और p कक्षक कितने 2, इसमें s कक्षक 1 है और p कक्षक कितने 3।
यानी कि ये जो S कक्षक हैं वो हेलो एल्केन्स में क्या होते हैं, नाभिक से थोड़े दूर होते हैं, जबकि इसमें S कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। sp2 ही है तो S कैरेक्टर कितना है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन हेलोजन बंध क्या होता है, बहुत अच्छे से बंधा रहता है, मजबूत बॉन्डिंग होती है, इसीलिए Cl का प्रतिस्थापन इजीली नहीं होता है, यानी Cl इजीली नहीं निकल सकता है। तो ये प्रतिस्थापन रिएक्शंस क्या देते हैं, हेलो एल्केन कम देते हैं। जबकि फर्स्ट रीजन, जबकि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, S कैरेक्टर कम होने के कारण इजीली हेलोजन का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। दूसरा रीजन, इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस। कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट, और फेनिल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण अभी हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। दो बॉन्ड को तोड़ने में क्या होती है, एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, जबकि सिंगल बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो दूसरा रीज़न है ये X इजीली निकल के, इस पर हमने पढ़ा था कि किसी भी अगर इसकी एल्कोहलिक KOH से कराओ, CN से कराओ, X इजीली निकल जाता, उसकी जगह OH आ जाता, CN, यानी इजीली प्रतिस्थापन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जबकि ये Cl इजीली नहीं निकलता। तो फर्स्ट रीज़न sp2 हाइब्रिड होने के कारण, सेकेंड रीज़न इसमें, और ये sp3 होने के कारण ये इजीली, ये नाभिक से क्या होता है, थोड़ा दूर होता है। दूसरा रीज़न मैंने अभी बताया कि इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो कितने होते हैं, 5, और इसमें कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी अनुनाद नहीं होता है। तो इसमें अनुनाद के कारण, दूसरा रीजन कि हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन प्रतिस्थापन रिएक्शंस के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड के कारण हेलोजन को हम आसानी से नहीं रिमूव कर सकते। जबकि R और X में कोई अनुनाद यानी हेलो एल्केन्स में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, यानी अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है, इसीलिए हम हेलोजन को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हेलोबेंजीन प्रतिस्थापन रिएक्शंस के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो आपको दो रीज़न देने हैं। फर्स्ट आपको रीज़न देना है कि जो हेलोबेंजीन है वो, उसमें जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड है, जबकि हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, sp3 हाइब्रिड, जिससे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ध्यान हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ये एक S कक्षक और दो P X एंड PY, याद आया कुछ, PY, ये आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, एक S और दो P कक्षक क्या बनाते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं, और ये तीनों मिलकर ऐसे sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक S ऑर्बिट और 3 क्या, 2 क्या लेते हैं, P ऑर्बिट भाग लेते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न कि जो हेलो बेंजीन है या क्लोरोबेंजीन, जिसका भी पूछे आप, क्लोरो पूछे तो हेलो की जगह क्लोरो लगा देना, और ब्रोमो पूछे तो ब्रोमो। वैसे हेलोबेंजीन से ही आता है कि हेलोबेंजीन प्रतिस्थापन रिएक्शंस के प्रति कम क्रियाशील होते हैं या कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, वाई। तो सेकेंड है कि प्लस आर इफेक्ट के कारण या फेनिल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण कार्बन और हेलोजन पर क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे हेलोजन का निकलना, यानी उसको हेलोजन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भी ये क्या देते हैं, प्रतिस्थापन रिएक्शंस नहीं देते हैं। जबकि जो हेलो एल्केन्स हैं, कोई भी ले लो आप हेलो एल्केन्स, ये देखिए आप, इसमें क्या है,
अनुनाद नहीं पाया जाता है, रेजोनेंस नहीं होता है, इसीलिए भी ये इजीली क्या दे देते हैं, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शंस देते हैं। तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट शायद, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो करेंगे, इसके बाद हमारा जो चैप्टर आगे वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ के थ्रू और पीडीएफ के फॉर्म में आपको ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट इज मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। यानी 2 चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, 2 चार्जेस है Q1 और Q2, और दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितने मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर के। तो इनके बीच मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, यानी इस यूनिवर्स का मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा अगर 2 चार्ज है Q1 और Q2 और इनको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फोर्स डिपेंड किस पे करता है, जैसे कि ये फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R², ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 एंड Q2 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q1 और Q2 की वैल्यू जितनी मिनिमम होगी फोर्स उतना मिनिमम होगा। और हम जानते हैं कि चार्ज की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, तो हमने देखा है कि किसी भी मटेरियल को हम मिनिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो अगर दोनों चार्ज मिनिमम है तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो भी कितना आएगा, मिनिमम। तो यहाँ पर क्या करना है, Q1 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और दूसरा जो Q2 की वैल्यू है वो भी कितना, मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻90 कूलम। ये दोनों मिनिमम वैल्यू चार्ज की पुट करनी है। अगर चार्ज की वैल्यू मिनिमम होगी तो फोर्स भी कितना होगा, मिनिमम होगा। और इसके अंदर आपको डिस्टेंस दे देगा, 1 मीटर डिस्टेंस दे देगा, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी कैसे करना है, और मिनिमम चार्ज कितना लेना, 1.6 लेना आपको, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है अपने पास, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है कि जो तीनों साइडें होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, और तीनों एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का। तो हमारे पास चार्ज है कितना, 2.2 × 10⁻⁻6, कितना है, 2.0 × 10⁻⁻6 कूलम हमारे पास चार्ज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम चार्ज तीनों कॉर्नर पर रखा, तीनों कॉर्नर पर हमने सेम चार्ज रखा, यानी Q1 या इस कॉर्नर पर हमने कितना चार्ज रखा, 2.0 × 10⁻6 कूलम, यहाँ पर भी इतना ही चार्ज रखा, और यहाँ पर भी हमने इतना ही चार्ज रखा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि इन तीनों कॉर्नर में से किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ो, ठीक है। जैसे कि हमने इस कॉर्नर को पकड़ा, और इस कॉर्नर पर जो चार्ज है उसका नाम हमने क्या रखा, Q3। हालांकि Q1 Q2 और Q3 कैसे इक्वल है, यानी हम लिख देते Q1 = Q2 और Q2 = कितना हो गया, Q3। तीनों चार्ज कैसे बराबर है। तो हमको निकालना है कि ये जो Q3 चार्ज है इसके ऊपर इन दोनों के कारण यहाँ पर फोर्स कितना होगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यानी यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म को भी फॉलो करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वाले फॉर्मूले को भी फॉलो करना है। तो इस चार्ज Q3 पर Q1 और Q2 के कारण टोटल फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि तीनों चार्ज अगर बराबर है, तीनों चार्ज बराबर है, तो ये जो Q1 Q3 पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो Q1 Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 3/1, फोर्स ऑन 3/1। तो ये जो फोर्स होगा इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F31। यानी Q1 जो Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसका नाम क्या हो गया, F31 हो गया। अब Q2 जो Q3 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन 3/2, ठीक है। तो फोर्स ऑन 3/2 का नाम क्या हो जाएगा, F32 हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये तो सिर्फ क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया,
ठीक है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, तो अगर एक चार्ज है ये और एक चार्ज ये है, तो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा यानी एलोंग लाइन, क्या होगी, एलोंग लाइन फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यानी फोर्स इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, किधर भी नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, एलोंग लाइन, क्या होगा, एलोंग लाइन होगा, ठीक है। तो Q1 Q3 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एलोंग लाइन, यानी ये होगी, ठीक है। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या है, F3(1), यानी फोर्स ऑन 3/1, ठीक है। अब ये जो Q2 जो Q3 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, एलोंग लाइन, और यानी ये वाली डायरेक्शन। और इस फोर्स का नाम क्या हो गया, तो फोर्स ऑन 3/2, यानी कितना हो गया, F3(2), क्या हो गया, F3(2), यानी Q3 के ऊपर जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना है, F3(1), और उसकी डायरेक्शन कैसी है, एलोंग लाइन, ठीक है। और Q3 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये एलोंग लाइन, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F3(2) होगी, कितनी होगी, F3(2) होगी, ठीक है। अब हमको निकालना है कि एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि Q1 जितना Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही उतना फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 भी Q3 के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, यानी ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का होगा, क्योंकि हमने देखा कि तीनों चार्ज की वैल्यू है वो किसी है, बराबर है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, बराबर होगा। यानी Q1 Q2 के Q3 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना फोर्स होगा, तो उस फोर्स को हमने मान लिया, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया, F मान लिया, कितना मान लिया हमने, F मान लिया। और Q2 जो Q3 के ऊपर फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर होगा, यानी यहाँ पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना मान लिया हमने, F मान लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कितना होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको एक ही निकालना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि दूसरा तो क्या होगा, उसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो हमने निकाल दिया फोर्स का फॉर्मूला, F = 1/4πε0 Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा, R², तो F = 9 × 10⁻⁹, और चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं हम, तो कितना होगा, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 2.0 × 10⁻⁻⁶, और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 2.0 × 10⁻⁻⁶, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.0 × 10⁻⁻�6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू कैसी है, बराबर सेम है, ठीक है। अब डिस्टेंस R², डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 × 0.5, सॉरी कितना हो जाएगा, 0.5 नहीं होके कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 × 0.05, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखा हमने 0.05। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना, क्योंकि आगे हमको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, तो इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेंगे, और पैरेललोग्राम लॉ आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है। तो एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। कहां पर होगा रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में होगा, और ये क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो आप ये निकालना मैं बता रहा हूं आपको, जबकि ये मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, इसको सोल्व करना तो मैंने पहले बता दिया कैसे करना है, 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसका मतलब आप सोल्व तो कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे हम, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, यानी इसके ऊपर एक चार्ज फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना माना हमने, दोनों तरफ F माना है, तो क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा,
कितना हो गया 2F1 F2 cos थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये फोर्स कितना F1 मान लिया और इसको फोर्स को मान लिया F2, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो हम F1 F2 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सिर्फ F लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया F का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2F और F और F क्या हो जाएगा F स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो वैल्यू है cos 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो जैसे हम 1/2 वैल्यू यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 160 पुट करेंगे, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले क्लास में निकाला। तो 1/2 और 1/2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा √3 और यहाँ से क्या हो गया F स्क्वायर, क्योंकि F स्क्वायर और F स्क्वायर कितना हो गया 3F स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया √3F स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो √3 एज इट इज रहेगा और F के ऊपर स्क्वायर, इसके स्क्वायर ने इसके रूट को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पर होगा वो फोर्स कितना आ गया √3F आ गया। कितना हो गया √3F, और F की वैल्यू हम नहीं जानते तो F की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, तो F की वैल्यू आप इसको सोल्व करके F की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पर पुट करके आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इस चार्ज Q3 के ऊपर Q1 के कारण और Q2 के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स था वो फोर्स कितना है, तो √3F, और F की वैल्यू आपको इस वाले तरीके से निकालनी है और F की वैल्यू यहाँ पर पुट करके रिजल्टेंट फोर्स को आपको कैलकुलेट करना है। अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा अल्फा। तो आपने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, और डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a sin थीटा अपन b प्लस a cos थीटा। ये वाला आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में a के वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या आपके पास f है, a का मतलब यहाँ पर क्या है f है, और b भी क्या है आपके पास f ही है। तो आप यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा tan अल्फा, आपको डायरेक्शन निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फोर्स कितना है f साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस, यानी b की वैल्यू क्या है f प्लस f cos थीटा, ठीक है। यहाँ से f कॉमन ले लोगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f साइन थीटा, और a को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर 1 प्लस cos थीटा, क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, f से f कट गया तो यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा ओपन क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, किसके बराबर है tan अल्फा के बराबर है, ठीक है, tan अल्फा के बराबर है। अब थीटा की वैल्यू आपको पता कितनी दे रही है 60 दे रही है, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है और इसको सोल्व कर लेना है, और आपको tan अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू आप मैंने आपको पहले ही निकालना फर्स्ट क्लास में ही निकालना बताई है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालनी है, cos 60 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो वो सारी वैल्यूज आपको पुट करके इसको सोल्व करना है, और tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी आपको कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमको देखने थे जो कि हमने देख लिए। अब हमारा जो चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलॉम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक न्यूमेरिकल वो सारे देख लिए, और जो भी न्यूमेरिकल बाकी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है और टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हम इस चैप्टर के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था कूलम्ब्स, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, और फर्स्ट चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने देखा था, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे, तो चार्ज के बारे में बात करेंगे। और चार्ज की कंडीशन कौन सी होगी, स्टैटिक कंडीशन होगी, यानी चार्ज कौन सी कंडीशन में होगा, एट रेस्ट कंडीशन में होगा। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में, तो वो अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो अपने चारों ओर जो स्पेस है, जो एरिया है, उसमें एक इफेक्ट क्रिएट करता है। और अगर उस इफेक्ट पे कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास एक ये चार्ज बॉडी है जिसके पास नेगेटिवली चार्ज, इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एक दूसरी हमारे पास बॉडी है, दूसरा मटेरियल है जिसके पास नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज 0 का मतलब इसके पास चार्ज नहीं है, ये नहीं है इसके पास, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव कैसे हैं, बराबर है, यानी सारे रेंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, तो यानी इसके पास पॉजिटिव भी है, इसके पास नेगेटिव भी है। नेट चार्ज इसका कितना है, 0। नेट चार्ज इसका कितना है, 0। ठीक है, तो इस बॉडी के पास चार्ज कितना है, 0, और इस बॉडी के पास चार्ज कितना है, -q, यानी नेगेटिव चार्ज, यानी हमने क्या बोला, -q, और इस बॉडी के पास चार्ज कितना है, 0। तो क्या, जो अगर इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, कूलम्ब्स फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब Q1 की वैल्यू तो आपको दे रही है -q, और Q2 की वैल्यू आपको कितनी दे रही है, 0 दे रही है। तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो 0 होगा क्या? ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से देखोगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। और अगर हम देखेंगे ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि हमने जब चार्जिंग बॉडी के जो चार्ज करने के डिफरेंट जो मेथड पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था इंडक्शन का मेथड। और इंडक्शन के मेथड से हमने देखा था कि जैसे किसी अनचार्ज बॉडी के पास अगर कोई चार्ज बॉडी लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी के चार्ज क्या होते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। यानी पोलराइज्ड का मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव है तो इसके सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो सारे कहाँ पर आ जाएंगे, इस फ्रंट पर आ जाएंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज है वो ड्यू टू रिपल्शन के कारण कहाँ पर चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। यानी प्लस सारे कहाँ पर आगे की तरफ आगे, और माइनस सारे कहाँ पर चले गए, ड्यू टू पोलराइजेशन सारे कहाँ पर चले गए, रिपल्शन के कारण पीछे चले गए। तो अब हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, 0, क्योंकि Q2 की वैल्यू कितनी दे रही है, नेट चार्ज कितना है, 0, तो Q2 की वैल्यू कितनी, 0 पुट करेंगे तो फोर्स पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, 0 है। और हम देखेंगे ड्यू टू इंडक्शन इन दोनों के बीच में नेट फोर्स आएगा, और नेट फोर्स कौन सा आएगा वो हम देखेंगे। तो देखा हमने ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1, कितना मान लिया, R1। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R2। ठीक है, तो इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव के बीच का जो फोर्स है वो कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों के बीच में माइनस के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कौन सा होगा, तो इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कौन सा होगा, तो कूलम्ब्स फोर्स में हमने देखा है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हमने देखा कि जो रिपल्शन का फोर्स है उसमें दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा। यानी हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन का फोर्स है वो कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में माइनस और प्लस के बीच में जो डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस कैसा है, इसके बनिस्पत या इसके कंपेयर में वो डिस्टेंस कैसा है, कम है। और अगर डिस्टेंस कम होगा फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा, लार्ज है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने मान लिया 15 न्यूटन। कितना मान लिया, 15 न्यूटन। यानी ये जो बॉडी है इसको 15 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और ये बॉडी है जो इसको कितना 10 न्यूटन फोर्स से क्या कर रही है, रिपल कर रही है। तो इस पर इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो फोर्स कौन सा होगा, 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन फोर्स माना हमने, और वो फोर्स कौन सा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। और हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, और कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आ रहा है, 0।
ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कूलम्ब्स लॉ इसका मतलब गलत साबित हो गया क्या? नहीं। कि इंडक्शन सही है क्या? ऐसा भी नहीं है। और कूलम्ब्स जो फोर्स का जो फॉर्मूला वो गलत साबित हो गया क्या? तो ऐसा नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कूलम्ब्स जो लॉ है वो ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए, किसके लिए? ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए। और ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बॉडियां है, पॉइंट चार्जेस नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस के पास कभी भी दो तरह के चार्जेस नहीं होते। उनके पास पॉइंट के पास हमेशा एक ही चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो कूलम्ब्स लॉ इसके लिए वैलिड नहीं है। और यहां पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किसके कारण है? ड्यू टू इंडक्शन। और ड्यू टू इंडक्शन हमने देखा है कि चार्जेस गेट पोलराइज्ड, और पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे। जैसे ही हम इसको अर्थ कर देंगे, अर्थ करेंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज है कहां पर चले जाएंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे। और ये बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में ये माइनस और प्लस, इन दोनों के बीच में एक इफेक्ट क्रिएट हो गया। और वो जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट करता है, और उस इफेक्ट में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और वो फोर्स किसके कारण एक्सपीरियंस करता है? तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्योंकि अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना है तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको पुश करूंगा या पुल करूंगा। पर ये जो फील्ड फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ क्या होता है? उसमें कौन फोर्स लगाता है? तो उसमें फोर्स लगाता है फील्ड। क्या करती है? फोर्स लगाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का एक स्पेस है जहां पर उसका इफेक्ट क्रिएट होता है, और उस इफेक्ट के कारण कोई दूसरा चार्ज वहां पर क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, जैसे अनकंडीशनल और कंडीशनल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे अनकंडीशनल होता है वो आपका क्या होता है? इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो आप जन्म से ही अपने साथ लेके आते हो, मतलब इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली होने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया, कफिंग हो गया, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टलिसिस हो गया, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? अनकंडीशनल होती है। और कंडीशनल की हमने बात की थी कि ये एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आती है। इसके बाद जब वो काम आप सीख जाते हो, तो सीखने के बाद वो क्या होता है? अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली होने लगती है वो प्रोसेस। उसके लिए हमको किसी की ध्यान की जरूरत नहीं होती है। पर जब फर्स्ट टाइम आप सीखते हो तब आपको क्या करना पड़ता है? उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है या उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके बाद वो क्या हो जाता है? अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे स्विमिंग हो गया, आप स्विमिंग सीखते हो तो कैसे अनकॉन्शियसली आप बाद में ध्यान भी नहीं रखते हो कि अप एंड डाउन करना है हैंड, या फिर वाटर को कैसे कट करना है, आप ऑटोमेटिकली तैरना स्टार्ट कर देते हो। जैसे बाइसाइक्लिंग राइडिंग, स्टार्ट में आपको एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? अनकॉन्शियसली होने लगता है। उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है, या आपको याद भी नहीं रखना पड़ता है मेरे को राइट पेडल करना है, फिर लेफ्ट करना। वो मतलब राइट पेडल को जैसे ही प्रेस करूंगा तो लेफ्ट वाला ऊपर आएगा, फिर लेफ्ट को प्रेस करूंगा तो राइट वाला ऊपर आएगा। ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था रिलेटेड टू रिफ्लेक्स एक्शन। तो पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, आपको वो याद रखना, बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट था क्या? ये आपके किससे रिलेटेड था? आपके रिलेटेड था अनकंडीशनल स्टिमुलस, उद्दीपक जिसको हिंदी में कहा जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको USB कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद था आपका कंडीशनल स्टिमुलस जिसको हम क्या कहते हैं? CS। इसके बाद इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और आती है, वो है आपका अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं UR, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसको USR भी कह सकते हो, लेकिन अपन शॉर्ट में लिखेंगे इसको UR। और दूसरा होता है कंडीशनल रेस्पॉन्स। अब ये कंडीशनल रेस्पॉन्स को हम लिखेंगे CR। तो आपको पता हो गया है कि अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक डॉग लिया, डॉग को इन्होंने क्या किया? फूड ऑफर किया, और जैसे ही फूड ऑफर किया तो डॉग के अंदर क्या होता है? सैलिवेशन, यानी उसके अंदर से सलाइवा सिक्रीट होता है। उसके अंदर से क्या होगा? सलाइवा
सिक्रीशन। जैसे वो फूड को देखता है, खाने से पहले उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है, इसको हम कहते हैं सलाइवा सिक्रीशन यानी लार आना। जैसे वो फूड को देखता है उसके मुंह से क्या आती है, लार आना स्टार्ट हो जाती है। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। फिर सेकंड डे भी इन्होंने इसी प्रोसेस को मतलब रिपीट किया। डॉग फूड दिया, सलाइवा सिक्रीशन हुआ, फिर डॉग फूड दिया, सलाइवा सिक्रीशन हुआ। तो ये जो सलाइवा सिक्रीशन था, मतलब यहां पे जो सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है वो क्या आपका अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है। और आपका ये फूड क्या है, ये एक स्टिमुलस है यानी एक उद्दीपक है, और ये जो उद्दीपक है वो कैसा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या दिया इसको, अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि हमेशा फूड को देख के इसके अंदर सलाइवा आता है, तो ये क्या इनबॉर्न है। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, और इसका सलाइवा आना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चेंज किया, और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बेल बजाई, फिर बाद में क्या किया, फूड दिया डॉग को। ये डॉग के ऊपर हो रहा है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले क्या किया इन्होंने, बेल बजाई, फिर बाद में फूड ऑफर किया, और फूड की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सलाइवा सिक्रीशन हुआ, सलाइवा सिक्रीशन। अब यहाँ पे जो स्टार्ट में था, बेल की वजह से सलाइवा सिक्रीशन नहीं हो रहा था। बेल बजाने के बाद हम जस्ट मतलब जैसे 5 सेकंड का बीच में क्या हो जाना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, इससे ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए। इस 5 सेकंड के इंटरवल में इन्होंने क्या किया, बेल बजाई, फूड दिया, सलाइवा सिक्रीशन हुआ। यहाँ पे फूड क्या हो गया, यहाँ पे फिर से फूड आपका यूएस है यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और आपका जो बेल है वो क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ ट्रेन कर रहे हैं, इसको इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कुत्ते को बेल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सलाइवा सिक्रीट करे, ताकि उसके अंदर कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति कंडीशनल रेस्पॉन्स आने लग जाए। तो ये जो कंडीशनल स्टिमुलस था उसको जैसे हमने यूज किया, फिर हमने फूड दिया यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया, तो उससे जो सलाइवा सिक्रीट हुआ वो कौन सा था, अनकंडीशनली रेस्पॉन्स कहलाएगा, ये कंडीशनल रेस्पॉन्स नहीं कहलाता। लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में बेल बजाई, और सीधा जो मतलब 4-5 दिन तक ये प्रोसेस चली, मतलब 4 to 5 डेज तक इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को रन किया था। बेल बजाई, फूड दिया, सलाइवा सिक्रीशन हुआ, बेल बजाई, फूड दिया एंड सलाइवा सिक्रीशन हुआ। इसको 4 to 5 डेज इन्होंने क्या किया था, कंटिन्यू किया था। तो अब वो जो डॉग था वो बेल से क्या हो चुका था, मतलब रेस्पॉन्स करने लग गया था, और बेल से अटैच हो गया था। उसको पता चल गया कि जैसे ही बेल बजती है तो अपन को क्या दिया जाता है, फूड ऑफर होता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेल बजाई, यहाँ पे फूड ऑफर नहीं किया, लेकिन उस डॉग के अंदर क्या होता, माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीशन हो चुका था। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही क्या था, अनकॉन्शियसली वो उससे कनेक्ट हो चुका था, उसको पता था बेल बजती है तो फूड देंगे, इसलिए उसके माउथ से क्या हुआ, सलाइवा सिक्रीशन हो गया। तो यहाँ पे जो बेल बजी और बेल की वजह से जो सलाइवा सिक्रीशन हुआ, तो यहाँ पे बेल अपना क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस था, और इसकी वजह से जो सलाइवा सिक्रीशन हुआ वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल रेस्पॉन्स कहलाया था। तो ये क्या था आपका इवान पेट्रोविच का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए था कि कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन वर्क कैसे करता है, और कैसे वो इनबॉर्न होता है, और कैसे हम एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से इसको सीख सकते हैं। इसके बाद जो आपका आएगा रिफ्लेक्स एक्शन का लास्ट जो आपका टॉपिक है कि रिफ्लेक्स एक्शन वर्क कैसे करता है। तो मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड का जो डायग्राम बताया था और ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था हमने स्पाइनल कॉर्ड का, तो आप ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो प्रीडोमिनेटली क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही वर्क करता है, उसमें ब्रेन का कोई काम होता नहीं है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। किसके लिए, प्रीडोमिनेंट वर्क फॉर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ऑपरेट होती है, न कि ब्रेन से होती है, इसमें ब्रेन का कोई रोल होता नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए वर्क के लिए कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही रेस्पॉन्सिबल होती है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। इसके बाद ये काम कैसे करता था, हमने जो डायग्राम देखा था वो आपको डायग्राम याद भी होगा, आपने याद भी कर लिया होगा। वो कुछ ऐसा बना हुआ था आपके, मैं नॉर्मल डायग्राम बनाऊंगा, सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये आपका ग्रे मैटर है जो इनसाइड होता है, इसमें ऑपोजिट चलते हैं ब्रेन से, तो ये हो जाएगा आपका एच शेप ग्रे मैटर। तो ये वाला हो गया आपका ग्रे मैटर, और ये वाला हो जाएगा आपका व्हाइट मैटर जो आउटसाइड होता है इसके। इसके बाद ये वाली इसकी डोर्सल साइड थी, ये हमने सब देख लिया था, और ये वाली इसकी वेंट्रल साइड थी, ठीक है, और इसको हम पोस्टीरियर और इसको एंटीरियर कहते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका डोर्सल हॉर्न, इसको यही से लिख देता हूं मैं, डोर्सल हॉर्न। ये हो जाएगा आपका डोर्सल हॉर्न, और ये वाला जो पार्ट होता है इसका पोर्शन वो क्या कहलाता है, वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। और यहीं से यहां से आपके अराइज होती है आपकी नर्व्स जो इससे अटैच होती है, वो कुछ
ऐसे निकलती है यहाँ से। रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम आपके बुक के अंदर भी बना हुआ है, उसको भी देख लेना एक बार। और ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से भी क्या होती है, नर्व्स अराइज होती है, वो कुछ यहाँ पे जाके मिलती है, वो कुछ ऐसे बनी हुई रहती है। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होने वाली जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सारी क्या होती है, मिक्स्ड होती है, कंप्लीटली मिक्स्ड होती है। वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। भले यहां से सेपरेटली निकलती है वो, लेकिन काम दोनों कर रही है। ये सेंसरी का काम कर रही है, ये मोटर का काम कर रही है। और यहाँ पे ये कंबाइंड पोर्शन होता है। जैसे इसको हमने देख लिया, यहां से ये आगे बढ़ती हुई, जैसे एग्जांपल ले तो ये स्किन में अटैच है। आपका जो सेंस ऑर्गन होता है स्किन, उससे अटैच है। और यहाँ पे इफेक्टिव मसल ऑर्गन है जिसके ऊपर ये काम करेगा। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, इफेक्टिव ऑर्गन। और ये जो स्किन है इसको हमने क्या किया, प्रिक, मतलब इसको पिन चुभोई है हमने। प्रिक यानी पिन चुभो रहे हम इसको। जैसे हम बता दो आपको, ये पिन है आपकी, ये स्किन के अंदर आपने क्या किया, प्रिक किया, ठीक है। तो ये स्किन, और यहां पे जो नर्व्स आ रही है, यहां पे जो नर्व्स आ रही है, यहां पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गैंग्लियन कहते हैं। तो इसको कहा जाता है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। और यहां पे जाके क्या हो जाती है, मिक्स्ड हो जाती है। तो सारी स्पाइनल नर्व जो होती है मैक्सिममली क्या होती है, मिक्स्ड ही होती है। ये ध्यान रखना, वो सेंसरी एज वेल एज मोटर दोनों का काम करती है। तो ये जो नर्व्स आ रही है यहां से, ये सिग्नल को क्या करेगी, जैसे आपने पिन चुभाई तो सिग्नल कुछ इस तरह जा रहा है, यानी सीएनएस की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमने वो डायग्रामेटिकली देखा भी था कि जब कोई सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस सीएनएस की तरफ ट्रांसमिट होता है तो वो नर्व्स कौन सी होती है, सेंसरी। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, सेंसरी नर्व्स। ये वाली कौन सी हो जाएगी, सेंसरी नर्व्स। और इसके बाद जैसे ही ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाती है, यहां पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर, वो मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगी। और उस सेंसरी नर्व्स को, यानी सेंसरी स्टिमुलस को किसमें कन्वर्ट कर देती है, मोटर स्टिमुलस में। और यहां से जो नर्व्स अराइज हो रही है इसको कहते हैं हम मोटर नर्व्स। इसको क्या कहा जाता है, मोटर नर्व्स, क्योंकि आगे जाके ये दोनों क्या हो जाएगी, मिक्स्ड हो जाएगी। तो ये जो मोटर नर्व्स होती है वो इफेक्टिव ऑर्गन से कनेक्ट होती है। और हमने देखा था मोटर नर्व का फंक्शन क्या होता है, फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टिव ऑर्गन तक ले जाने का काम करेंगे। जैसे ही आपका सेंस ऑर्गन है स्किन के अंदर, हमने जैसे ही पिन चुभोई तो ये सिग्नल यहां से ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये इफेक्टिव ऑर्गन तक ले जाएगा। तो जैसे ही आपने पिन चुभोई, वो स्टिमुलस क्या हुआ, यहां से सेंसरी नर्व से होता हुआ कहां जाएगा, आपके सेंटर पार्ट में, किसके, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या करेगा, एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर, वो मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। और इस सेंसरी इंपल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोटर इंपल्स में। मॉड्यूलेटर का काम ही होता है कि वो क्या करता है, दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, मतलब सेंसरी को मोटर में कन्वर्ट कर देगा। और इसको कहां पे ट्रांसफर करेगा, वेंट्रल हॉर्न की तरफ। और वेंट्रल हॉर्न से आपके कौन अटैच है, मोटर नर्व्स। और ये मोटर नर्व्स जो होती है वो आपके इफेक्टिव ऑर्गन है, या इफेक्टिव ऑर्गन। ये इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा, आपका आर्म, जहां पे हमने पिन चुभोई थी, स्किन के थ्रू तो गया ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, और यहां से होता हुआ किस पे आएगा, इफेक्टिव ऑर्गन पे। और आप क्या करते हो, हाथ वहां से हटा लेते हो। ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। वो कुछ इस तरह से वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है ये पाथ कैसे फॉलो करता है। तो पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन is known as, या is called, is known as रिफ्लेक्स आर्क। ये आर्क की तरह पोजीशन बना रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। क्योंकि देख रहे हो आप, ये सिग्नल यहां से ट्रांसमिट होके फिर आधे से ही वापस मॉड्यूलेट होके इफेक्टिव ऑर्गन की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। तो पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये ध्यान रखना, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क क्यों पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। अब ये पाथ फॉलो कैसे किया इन्होंने, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्रामेटिकली हमने देखा है, इसी को मैं आपको लाइन डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको याद रह जाए कि ये था क्या। क्योंकि थ्योरेटिकली मैं आपको नोट्स भेजूंगा, वो लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं, लेकिन आपको मैंने जो समझा दिया वो कैसे हो रहा है फॉलो, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे फर्स्ट आपका हो जाएगा सेंस ऑर्गन। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका सेंस ऑर्गन। यहां पे आपने पिन चुभई हो या गर्म चीज को टच किया हो तो वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन सिग्नल को या स्टिमुलस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंसरी नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड। यानी आपकी यहां पे क्या होगी, सेंसरी नर्व्स होगी। इस सेंसरी नर्व से सिग्नल यहां पे हम देख रहे हैं, जैसे आपका ये क्या हो जाएगा, सेंस ऑर्गन। यहां से जैसे ही पिन चुभी तो सेंसरी नर्व से होती हुई कहां पे जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास।
तो ये सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व से सिग्नल कहाँ पे जाएगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये हो जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो क्या करता है? एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर। हमने कहा था ये क्या करता है? एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये क्या करता है? कन्वर्ट सेंसरी स्टिमुलस इनटू मोटर स्टिमुलस। ये मोटर स्टिमुलस में ट्रांसमिट करने का काम करता है। एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होगा? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंसरी नर्व से स्टिमुलस आया है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मोटर स्टिमुलस में कन्वर्ट कर देगा। और मोटर स्टिमुलस में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं ये सिग्नल, ये कहां बढ़ेंगे? आगे मॉड्यूलेट होने के बाद आपके वेंट्रल हॉर्न की तरफ कौन लगा हुआ? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये चली जाएगी आपके मोटर नर्व्स के पास, मोटर नर्व्स। और मोटर नर्व से ये सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा आपके किसके पास? इफेक्टिव ऑर्गन। यानी आप वहां से हाथ हटा लेते हो, यानी आर्म को क्या करोगे? वहां से निकाल लोगे, तो इफेक्टिव ऑर्गन। ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, यानी पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये पाथ फॉलो जो किया रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसी को आपको थ्योरेटिकली लिखना है कि सेंस ऑर्गन के पास जैसे स्टिमुलस आता है, हम सेंस वो क्या करते हैं? सेंसरी नर्व्स को ट्रांसमिट करते हैं, और सेंसरी नर्व से वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ए मॉड्यूलेटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सेंसरी टू motor stimulus and then transmit to motor nerves, and then motor nerves are transmit these signals into effective organ, and effective organ perform a function, response देता है वो, और वहां से हम हाथ क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज जहां पूरा हमने अपना जो चैप्टर था आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इससे हम आगे भी बढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो मैं आपके ग्रुप के अंदर PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी, वेक्टर चल रहा था हमारा। 13.1 के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे, उसमें थर्ड तक हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है फाइंड द स्केलर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्स आई कैप वाई जे कैप आर इक्वल। दो वेक्टर्स गिवन है आपको जो कि इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक्सरसाइज आपका 13.1 चल रहा है। इसमें दो वेक्टर्स आपको इक्वल बताए। कौन से दो वेक्टर्स? 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के। ऐसे इक्वल टू दिखाया नहीं, बट कहा है कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। दोनों वेक्टर्स जो है वो इक्वल है, तो मैंने यहाँ इक्वल टू का लगा दिया। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं इसका मतलब यही होता है कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनका डायरेक्शन भी इक्वल है। तो उस कंडीशन में ये जो x का कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए 2 के, y का कंपोनेंट जो है वो इस y के कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों साइड को जब कंपेयर किया तो वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Find the scalar and vector component of a vector with, आपको स्केलर कंपोनेंट भी निकालना है और वेक्टर कंपोनेंट भी निकालना है ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। इसमें क्या कहा है कि आपको स्केलर और वेक्टर दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर इनिशियल पॉइंट आपको दे रखा है। इनिशियल यानी कि प्रारंभिक बिंदु। इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु आपको दे रखा है 2 1
और टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु। दे रखा है आपको -5 एंड 7। तो यहाँ क्या करना है आपको कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद दिस। तो यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो भी लाइन है उसका वेक्टर हमको निकालना है। एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और जो टर्मिनल पॉइंट है, जो आखिरी बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो ये है। तो 2 बिंदु आपको दे दिए, स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट। यहाँ से आपको उसका वेक्टर निकालना है। अगर सपोज दिस इज P, दिस इज Q, वेक्टर P Q निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर जैसे इनिशियल पॉइंट A ले लिया हमने और ये B पॉइंट ले लिया, तो हमको क्या चाहिए, वेक्टर AB चाहिए। वेक्टर AB चाहिए, इसका मतलब I का कंपोनेंट प्लस J का कंपोनेंट। K तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, या फिर B में से A को माइनस करना है। अपने हमको क्या चाहिए, AB चाहिए, तो B में से A को माइनस करना, तो -5 माइनस 2, -5 माइनस 2 और 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये, या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो आप, OB माइनस OA। एट द एंड जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास ये आएगा, तो ये हो जाएगा -7 I कैप प्लस 6 J कैप। ओके, इस तरीके से AB वेक्टर आ गया। अब इसकी जो है ये तो आ गया वेक्टर कंपोनेंट -7 I कैप प्लस 6 J कैप। अगर हमको इसके स्केलर कंपोनेंट चाहिए, स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या, -7 एंड 6 एंड 6, ये दोनों इनके स्केलर कंपोनेंट कहलाएंगे। x कंपोनेंट -7 है और y कंपोनेंट 6 है। और अगर पूछा जाए कि इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो वेक्टर कंपोनेंट आपका बनेगा -7 I कैप और 6 J कैप। क्यों? क्योंकि स्केलर कंपोनेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी, -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट जब कहेंगे जब वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे तो आपको विद डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि -7 I कैप एंड 6 J कैप। क्लियर? इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कुछ भी नहीं करना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, A, B और C, मतलब सबका वैल्यूज दे रखा है I कैप, J कैप, K कैप के फॉर्म में। आपको तीनों का सम फाइंड करना है। तो सम करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका, A प्लस B प्लस C। तो वहाँ पर I के कॉम्पोनेंट्स जो है वो आपस में प्लस होंगे, और J वाले साथ में और K वाले साथ में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है ये। A इज इक्वल टू गिवन है I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो A कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो A आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, x के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ कंपोनेंट्स क्या है, 1, 1 एंड 2। तो x का कंपोनेंट 1, 2 और 2, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, रूट 9 और 3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर है ये, इस पूरे वेक्टर में डिवाइडेशन हो जाएगा 3 का, तो यू विल गेट द A कैप।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब पी क्यू के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका यूनिट वेक्टर हमको चाहिएगा। तो इसके लिए फर्स्टली पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, पी आपको गिवन है, पी इज इक्वल टू 1 2 3 और क्यू जो पॉइंट दे रखा है दैट इज 4 5 एंड 6। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले वेक्टर पी क्यू फाइंड करोगे। पी क्यू कैसे, क्यू में से पी को माइनस करना है, ओ क्यू में से ओ पी को माइनस करना है। ये पोजीशन वेक्टर उसको बता रहा है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू में से पी को माइनस करो। क्यू के पॉइंट क्या है, 4 - 1 5 - 2 एंड 6 - 3 प्लस 6 - 3 के कैप। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द पी क्यू। जैसे ही पी क्यू आता है तो यहाँ पर आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आपको पी क्यू कैप चाहिए। तो इसका मतलब पी क्यू का मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर पी क्यू अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्टली पी क्यू जो भी आपका वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर यहाँ से निकाल ही लोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन पी क्यू। Then question number 9, for the given vectors a and b find the unit vector in the direction of a plus b। अब आपको किसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, 9th का है, a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो फर्स्टली a प्लस बी चाहिएगा, तो वेक्टर a आपको गिवन है, वेक्टर b आपको गिवन है, आपको इन दोनों को सम करना है, तो यू विल गेट द वेक्टर a प्लस बी। ये मिल जाएगा, a प्लस बी जैसे ही आ जाएगा फिर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर a प्लस बी आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर तो वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ, तो इंडिविजुअली ए कैप बी कैप नहीं निकालना है, इस पूरा a प्लस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो फर्स्टली a प्लस बी वेक्टर लेके आना है, फिर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a प्लस बी। क्लियर है, दोनों को सम करना है और बस यू आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, पूछा है आपको फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि किसकी डायरेक्शन में है, जो गिवन वेक्टर है उसकी, मतलब एक वेक्टर दे रखा है उसी की दिशा में एक वेक्टर आपको पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 है। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 मैग्नीट्यूड, फर्स्टली वेक्टर दे क्या दे रखा है आपको, मान लेते हैं लेट जो वेक्टर गिवन है, गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको वेक्टर दे रखा है, आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, वेक्टर अलोंग in the direction of वेक्टर a। वेक्टर a की दिशा में एक वेक्टर a की दिशा में एक वेक्टर, एक और सदिश ज्ञात करना है जिसका मैग्नीट्यूड है इट्स
मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट, 8 इकाई है, ठीक है। 8 इकाई है उसका यूनिट, इसका मतलब एक वेक्टर गिवन है, आपको इसके अलोंग एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका कि मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है या फिर 8 इकाई है। तो फर्स्टली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस वेक्टर के लिए, इसी वेक्टर के अलोंग, मतलब ये वेक्टर गिवन है आपको, इसी के अलोंग, इसी की दिशा में हमको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 इकाई है, यानी कि 1 यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड जिसका 1 होता है, 1 यूनिट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो 1 इकाई वाला सदिश जो होगा अलोंग डायरेक्शन ए, वो क्या हो जाएगा? आपका ए कैप हो जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या नीड रहेगी? फर्स्टली ए कैप अगर अपने को फाइंड करना है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन दिस द थिंग, ठीक है। अब देखो ए के डायरेक्शन में जो आपका मात्रक सदिश है यूनिट वेक्टर है, ए के अनुदिश मात्रक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए या फिर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। दैट इज ए कैप इज इक्वल टू ये। अब इसी की दिशा में 8 इकाई वाला सदिश जो होगा, ए के अनुदिश 8 इकाई वाला सदिश, ए के अनुदिश 8 इकाई वाला सदिश क्या होना चाहिए? यानी कि एक ऐसा सदिश जो कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट्स है। तो ये वाला जो सदिश हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? इस ए के अलोंग 8, मतलब द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उस मैग्नीट्यूड 8 है जिसका, तो उसके लिए जो वेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? एक ऐसा, अब देखो इसके अलोंग 1 यूनिट वाला वेक्टर ए कैप है, 2 यूनिट वाला वेक्टर क्या होना चाहिए? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, दैट इज द वेक्टर। अब 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर क्या होना चाहिए? 1 यूनिट के लिए ये है, तो 8 यूनिट के लिए कौन सा वेक्टर होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 ए कैप इज इक्वल टू 8a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे पता चला? सिंस वी नो दैट कि इस ए कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि इट इज़ एन यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। तो इस 1 जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 8 यूनिट्स। तो हमारा मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब यूनिट वेक्टर्स में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कोई स्केलर क्वांटिटी लैम्बडा मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो वो जो वेक्टर होता है वो ओरिजिनल का लैम्बडा टाइम हो जाता है। तो अपना ओरिजिनल क्या है? यूनिट वेक्टर। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वेक्टर का 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर का यानी 8 मल्टीप्लाई विद 1, तो अगेन वी गेट द 8 यूनिट्स। तो यूनिट वेक्टर में जैसे ही 8 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दैट यूनिट, दैट वेक्टर। तो 8a कैप इज इक्वल टू 8a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल देते हैं, 8a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर ए से, 8 मल्टीप्लाई विथ 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 25 प्लस
y का कंपोनेंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 29 एंड दिस इज 30, तो रूट 30 आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करो या फिर नहीं भी करो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, दिस इज योर 5, ओके। चलो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 इंटू 5 40 आई कैप माइनस 8 इंटू जे कैप प्लस 8 2 ज़ा 16 के कैप अपॉन में चल रहा है रूट 30। तो आई कैप आई जे के सबको अलग अलग शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट 30 को इंडिविजुअली हर एक पे लगा देंगे, सेपरेशन कर देंगे। 40 बाय रूट 30, 8 माइनस 8 बाय रूट 30 एंड 16 बाय रूट 30। दिस इज योर आंसर। दिस इज द वेक्टर along वेक्टर A whose magnitude is 8 यूनिट्स। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज 8 यूनिट्स। क्लियर है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन, जैसे 10 तक तो मैंने करवा लिए, अब 11 जो है, जैसे 11 में मैं आपको हिंट दे देती हूँ, शो दैट द वेक्टर, दो वेक्टर्स दे रखे हैं कि दोनों कोलिनियर है। तो फर्स्ट जो दो वेक्टर दे रखे हैं उसमें से पहले को जैसे ए कंसीडर कर लिया, दूसरे को बी, और किसी भी एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हो। लाइक इफ़ यू गेट वेक्टर बी इज इक्वल टू कोई भी नंबर, जैसे रैंडमली मैंने 3 कह दिया, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 3a आप लिख पा रहे हैं। उसके जो रेशियोज है वो सिमिलर मिल रहा है, दैट मीन्स दोनों कोलिनियर है। कोशिश करना है इसको करने की। इसके बाद तक 14 तक के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।